मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? चैट बॉक्स में कमेंट कर दे। आज आज का टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी है। टॉक्सिकोलॉजी हमने सेफ्रॉन से की थी, लेकिन फार्मा के कुछ स्टेप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हम मिस कर देते हैं अगर हम फार्मा ना करें। बेसिकली ये कुछ हम इसमें से डिस्कस करेंगे निमोनिक्स के साथ, और कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंटली एफसीपीएस पार्ट 2 में आती हैं। और इस बार भी बहुत सारे एमसीक्यूज इससे आए थे। अल मगरिबी से लेक्चर की क्यों नहीं समझ आती भाई? अच्छा, वो ये एमसीक्यू पैटर्न ही है। बेसिकली हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें। पेज नंबर अल मगरिबी का हमारे पास 762 है, मैंने आपके पास खोला हुआ भी है। और दूसरा ये है कि हमने पॉइजनिंग तो कर ली थी, लेकिन यहाँ पे हम आके अपने पॉइजनिंग के कुछ स्टेप्स जो है ना रिवाइज करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स का बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें बेसिकली ड्रग किस तरह जो है बायोकेमिकल रिएक्शन से गुजर के मेटाबोलाइज होगी, उसको हम डिवाइड करते हैं फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में बेसिकली उसकी ड्रग की अपनी ब्रेक डाउन हुई होती है, आइदर ऑक्सीडेशन होगी, आइदर हाइड्रोलिसिस, आइदर रिडक्शन। फेज 2 में वो कॉन्जुगेट कर जाएगी। ये मैकेनिज्म हमारे लिए हमारे पास इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग किस मैकेनिज्म से रिलीज होगी। और उसमें हमने जो है ना, वो अगर हिपाटिक उसका है मेटाबॉलिज्म का सोर्स, तो हमने उसका हिपाटोटॉक्सिसिटी बढ़ाएगी, या कुछ उसमें लीवर फेलियर में हमने उसको कितनी डोज में देना होगा। अब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, ये मैंने इसको ऐसे रट्टा लगाया हुआ था कि वो वाली ड्रग्स जो कि हार्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ना, जब तक ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो है ना हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को से गुजरती भी जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास जो एस्पिरिन हो गई, जीटीएन हो गया, प्रोपेनोलोल, वेरापामिल, ज्यादातर ये हार्ट की हैं ड्रग्स ना। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो इसको बस आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसके एस एच एमसीक्यूज पार्ट 2 में नहीं आते। अब जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, इनमें आपके पास क्या है कि जो है इसमें मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंट होती है कि आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग की है दी है। एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, इसमें जो है ना वो मैंने इसको रखा हुआ था सैप HWT निमोनिक, एस से सैलिसाइलेट्स, ई से एथेनॉल, पी से फेनिटोइन, एच से हेपरिन, वार्फरिन, थियोफाइलिन। फिर ठीक है, वैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ये होता है कांस्टेंट अमाउंट में रिलीज होती है, इसका भी ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं आता होता। हमें जो एमसीक्यू आते हैं वो बेसिकली आते हैं कि आपने कौन सी ड्रग किससे इंटरेक्ट करी है। वो आगे हम चलते हैं तो आएगा आपके पास। अब आ जाते हैं जो एमआरसीपी के कैंडिडेट्स हैं, उनको जो एमसीक्यू आता है एसिटाइलेटर स्टेटस का आता है। वो ड्रग्स जो कि फास्ट एसिटाइलेटर स्टेटस होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होंगे। अब जो ये अल मगरिबी में लिखा हुआ है, ये अब फास्ट ने इसको जो है ना चेंज किया हुआ है, ये पुराना लिखा हुआ है। फास्ट एसिटाइलेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, उसका जो है ना वो टॉक्सिसिटी न्यूरोपैथी वाले इफेक्ट्स आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी स्लो एसिटाइलेशन है, तो फिर हेपाटोटॉक्सिसिटी बढ़ेगी उस ड्रग की। ये उल्टा लिखा हुआ है मगरिबी ने। और पास मेडिसिन ने भी मेरा ख्याल है इसको अपडेट कर दिया था। ये वैसे MRCP 2 या 1 वालों के लिए है एसिटाइलेटर स्टेटस इंपॉर्टेंट, कि आपके पास इसकी एसिटाइलेशन स्लो और फास्ट एसिटाइलेटर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। एज सच आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हम आ जाते हैं P450 एंजाइम सिस्टम। अच्छा, पी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपके पास क्या निमोनिक है? सैप, SEP फॉर सैप, HWT। ठीक है, सैप में एस से सैलिसिलेट्स, ई से एथेनॉल, पी से फानिटोइन, WT से वार्फरिन, थियोफाइलिन, और एच से हेपरिन। इसमें भी आपके पास दो तो एंटी कोगुलेंट आ गए, हेपरिन और वार्फरिन। बाकी आपके पास सैप से आपको याद हो जाता है। अब जो हमारे पास P450 सिस्टम है, इसकी इंटरेक्शन आपको एमसीक्यूज में आती है। अब जो हमारे पास जो इंड्यूसर्स होते हैं, उनका निमोनिक जो है GPRS। ठीक है, बाज लोगों ने अपना डिफरेंट निमोनिक बनाया हुआ था, जो मैंने बनाया हुआ था वो अपना GPRS का था। G से ग्राइसोफल्विन, P से फानिटोइन, R से रिफेम्पिसिन, S से हमारे पास जो एस्टिजोन स्पोर्ट है, और हमारे पास कार्बामेजिपिन आ जाती है। ठीक है, GPRS जो आपके पास GPRS मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक तरह से। और जो इनहिबिटर्स है, अब उसमें आपके पास क्या आ जाती है, आइसोनियाजिड। इसका निमोनिक जो है ना विटामिन के, कांट कॉज सेल इनहिबिशन, निमोनिक है बेसिकली। ठीक है, वी से वेलप्रेट, वी से विटामिन, तो सोडियम वेलप्रेट हो गया। के से कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, विटामिन के, कांट कॉज सेल इनहिबिशन, सी से कांट, और सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, कॉज में आपके पास जो है कोट्राइमोक्साजोल आ जाती है।
सेल इनहिबिशन, सेल से आपके पास सिमेटिडिन आ जाती है, आई से इनहिबिशन और आई से आइसोनियाजिड आ जाती है। अब इसके इंटरेक्शन होते हैं वो ड्रग्स, जैसे वॉर्फिन के साथ पूछा जाता है। वॉर्फिन में अब आपके पास जो इनहिबिटर्स आप दे रहे होते हो, वो क्या करेगा, इनहिबिटर P450 को कम कर देगा, वॉर्फिन के मैकेनिज्म को बढ़ा देगा, आईएनआर बढ़ा देगा। ठीक है। जब आइसोनियाजिड ले रहा होगा पेशेंट, तो उसमें P450 सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉर्फिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, तो वॉर्फिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वॉर्फिन से आता होता है कि आपने क्या करना है, जब वॉर्फिन, जब आपने आईएनआर इसका बढ़ गया पेशेंट का, अब आपने कौन सी ड्रग जो है वो रिड्यूस करनी होगी, ये पूछा जाता है। अब जो इंड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, P450 को बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉर्फिन का की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, तो आईएनआर कम हो जाता है, वॉर्फिन का इफेक्ट कम हो जाता है थेराप्यूटिक, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है इंड्यूसर की वजह से। तो इस मैकेनिज्म की वजह से उसका जो है ना वो आईएनआर कम हो जाता है। तो ये एमसीक्यू एक आता होता है, ये आपको आना चाहिए, इंड्यूसर क्या करेंगे, इनहिबिटर क्या करेंगे। ये एमसीक्यू हम लोगों को भी आता होता है, एफसीपीएस वाले कैंडिडेट्स को भी। P450 के बाकी उन्होंने सबस्ट्रेट्स बताए हैं, ज्यादातर जो हमें एमसीक्यूज आते हैं बस वो याद रखते हैं, आपने वॉर्फिन रिलेटेड आते हैं। इनहिबिटर्स वॉर्फिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, इंड्यूसर्स वॉर्फिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। और बाकी जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हार्ट थेरेपी के साथ क्या होगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जब आप बेसिकली यूज करोगे इसको बताएंगे भी सही कि आपने क्या क्या ड्रग्स कैसे देनी है। जो आपके पास सिंपल जो NNRTIs है, नेविरापिन आ जाती है, जिसमें ये इंड्यूस करती है P450 को। अब ये जो इंड्यूस करेंगे मुझे कौन बताएगा, वॉर्फिन के इफेक्ट को क्या करेंगी, जो भी इंड्यूस करेगा, अभी मैंने बताया। कम तो कर देगी नेविरापिन, वॉल्यूम को। बिल्कुल, क्योंकि P450 को आपको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, यूज कर देगी, तो वॉर्फिन का इफेक्ट जो है ना वो तो कम हो मेटाबॉलिज्म जाएगा। बढ़ जाएगा वार्फरिन का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपके पास आगे जो ड्रग इंटरेक्शंस बताई हुई है, ये वाला जो टेबल नेक्स्ट आ रहा है, सीपी साइटोक्रोम 3A4, इसके मेटाबोलाइट्स क्या है, इंड्यूसर्स क्या, इनहिबिटर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है MRCP 2 और 1 वालों के लिए। ठीक है। हम लोगों को नहीं आता होता एफसीपीएस में, बस मुझे जो, मैंने भी इसको रट्टा लगाया हुआ था, अगर आप में से कोई MRCP का कैंडिडेट है, तो जो थर्ड नंबर पे साइटोक्रोम 2C9 दिया हुआ है ना, इसका सबस्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, वॉर्फिन। इस वाले P450 ये सिस्टम के ना डिफरेंट टाइप्स हैं, साइटोक्रोम 3A4 है, साइटोक्रोम 2D6 है, साइटोक्रोम 2C9 है, और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि वॉर्फिन किसके थ्रू एक्ट कर रही होती है, वो साइटोक्रोम 2C9 के थ्रू कर रही होती है। ठीक है। ये सबस्ट्रेट सिखाए में डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है थ्रू द डिफरेंट साइटोक्रोम सिस्टम। अब आ जाती है नेक्स्ट ड्रग आपके पास, एसटी जोन्स 4। ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म सिमिलर टू SSRIs है। SSRIs हमारे पास क्या साइड इफेक्ट करती थी, कौन बताएगा, सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ SSRIs? हाँ जी, सबसे कॉमनेस्ट। हाँ जी, बताएं। एंजाइटी। नो, SSRIs में हमने कहा था कि एमसीक्यूज में कब सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट जब पूछते हैं, GIT सिम्टम्स पूछते हैं ना, डायरिया, शायरिया, अल्सर्स। कौन सी ड्रग्स थी जो SSRIs के साथ अवॉइड करनी थी, कौन सी 4 ड्रग्स? इंसेट था, मेथाडोन, और एनसिड था, वॉर्फिन था, और मेथाडोन था, जो मतलब ट्रिप्टन उसकी से लिंजोलिट था, ट्रिप्टन से लिंजोलिट था। ठीक है। ये हमने इसमें नहीं देने होते, ट्रामाडोल के साथ भी उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपके पास एसटी जोन्स वो रिक्रिएशनल ड्रग है। इसमें जो है ना, इसमें आपके पास भाई SSRIs की तरह ये एक्ट करेगी, और इसके जो एस सच सिनेरियो नहीं आते, लेकिन बस ये SSRIs की तरह है, तो ये भी सेरोटोनिन सिंड्रोम कर सकती है। और हमने एसके निमोनिक के साथ इसका किया था कि ये आपके पास एसटी जोन्स वो जो है इंड्यूसर ऑफ द P450 सिस्टम है। ठीक है। और इसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। अच्छा, इससे पहले हम आगे चले, मुझे बताएगा कोई कि P450 सिस्टम के इंड्यूसर्स का हमने क्या निमोनिक पढ़ा है अभी? हाँ जी, GPRS मैम। हाँ जी। हर किसी का वैसे अपना निमोनिक होता है, मैंने ये बनाया हुआ था। तो GPRS में कौन सी ड्रग्स हैं? ग्रेजुएपेल्विन और रेपेम्पिसिन, पी का याद नहीं आ रहा था, पैनिटोइन, पेनिटोइन, और एसटी जोन्स वोट, और स्मोकिंग हमने कहा था। क्रोनिक ठीक है। स्मोकर।
अब जो हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड पैनसाइटोपिनिया है, ये आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एप्लास्टिक एनीमिया, सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू ड्रग्स करोगे इंशाल्लाह क्लिनिकल में, तो आपको नाम आने चाहिए। मुझे ये भूलती थी तो मैंने इस तरह इसको याद किया हुआ था कि एक पेशेंट है, उसने एंटीबायोटिक्स ली है। पेशेंट वो रिमोटाइड आर्थराइटिस और जो है ना उसका पेशेंट है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म का। ठीक है, तो वो गोल्ड लेता था, पेंसिलामीन और साथ में कार्बिमाजोल, मैंने वैसे इसको रट्टा लगाया हुआ था ऐसे ही। ठीक है, उसको फिट्स भी पड़ते थे, एपिलेप्सी तो फेनिटोइन और कार्बामेजेपिन भी लेता था, डायबिटिक भी था, टॉलब्यूटामाइड। ठीक है, अब उसने एंटीबायोटिक ली जिसमें ट्राइमेथोप्रिम और क्लोरामफेनिकोल थी, जिसकी वजह से उसे पैनसाइटोपिनिया। बेसिकली ये रट्टा लगाने के लिए होती हैं चीजें ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, तो अब आप जहन में रख लो कि रूमेटाइड का पेशेंट है, गोल्ड पेंसिलामिन हो गई, उसके अलावा हमारे पास जो है वो से एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक्स में आपके पास फेनिटोइन कार्बामेजेपिन आ गई, और क्या उसको जो है ना वो डायबिटीज टॉलब्यूटामाइड, और वो उसने जो है ना अभी एंटीबायोटिक्स ली है ट्राइमेथोप्रिम, और जिसकी वजह से उसको पैनसाइटोपिनिया, बेसिकली रट्टा है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस पैनसाइटोपिनिया का कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसीलिए आप हिस्ट्री में पूछते भी हो पेशेंट से, अगर पैनसाइटोपिनिया के साथ आता है ना तो फिर आप ये पूछते हो हिस्ट्री। अच्छा, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया जो है ना आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपके पास जो है ना इसमें ड्रग हिस्ट्री, अगर पेशेंट लॉन्ग केस में या शॉर्ट केस में आता है, और वैसे एग्जाम में भी आ सकता है। मुझसे ये साइक्लोस्पोरिन के साइड इफेक्ट सारे पूछे थे उन्होंने एग्जाम में, उसमें लॉन्ग शॉर्ट केस में। तो आपको जो है ना ये चीजें, थ्योरी अच्छी होगी तो ये चीजें आएंगी, और अगर आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू भी नहीं आया तो, लेकिन जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया में आपके पास फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफेडिपिन, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लेकिन अक्सर पेशेंट जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ हो, तो आप जब उसका एडिमा चेक कर रहे हो पाँव पे, तो उसकी जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया भी चेक कर लिया करो कि पेशेंट जब ले रहा होता है, अक्सर तो वो साइड इफेक्ट के साथ आ रहा होता है कि पाँव बहुत सूजन रह रही होती है, और मेलिग्नेंसी में एएमएल होता है आपके पास। ठीक है, तो ये ड्रग्स आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, साइक्लोस्पोरिन और फेनिटोइन है। अब जो हमारे पास जो है ना ड्रग्स कॉजिंग फोटोसेंसिटिविटी, इसका निमोनिक हमारे पास होता है फास्ट का। ठीक है, फास्ट में एफ से हमारे पास फ्लोरोकिनोलोन्स है। ठीक है, एफ से हमारे पास फ्लोरोकिनोलोन्स में जैसे आ जाते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह। ए से हमारे पास एस इनहिबिटर्स और इमाइड्रोन है। एस से हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया है, और टी से हमारे पास थायाजाइड्स है। प्लीज ये निमोनिक्स आप अपने पास ना ऐड करते जाओ, क्योंकि ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स आपको पूछना पड़ जाता है। ठीक है, डॉक्टर आयशा ने जैसे फास्ट ऐड कर दिया है, इसमें हमारे पास फास्ट का निमोनिक है, ड्रग कॉजिंग फोटोसेंसिटिविटी। अच्छा, बाकी आपके पास जो ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स हैं, ये सच आपको पता ही है कि रेटिनोपैथी क्लोरोक्विन से होती है, येलो ग्रीन टिंज होगा तो डाइजॉक्सिन है, ब्लू टिंज है तो सिल्डेनाफिल है। इस बार मेरा ख्याल है आपको जो एमसीक्यू लास्ट अभी अटेम्प्ट में सिल्डेनाफिल का एमसीक्यू आया है कोई, तो ये इसका मतलब है फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है एफसीपीएस वालों के लिए भी। स्टेरॉइड्स कैटरेक्ट भी कराते हैं, और कॉर्नियल ओपेसिटीज हमारे पास इमाइड्रोन और इंडोमेथासिन के साथ भी बनती है। अब ड्रग इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया, ड्रग के साथ जो इचिंग और इस तरह की कंप्लेंट, सैलिसाइलेट्स कहते हैं सबसे कॉमनेस्ट कल्प्रिट होता है जब आपके पास एलर्जी रिएक्शन और इस तरह का पेशेंट आए, तो एनसेड्स और एस्पिरिन हो गई। उसके अलावा पेनिसिलिन जो है ना वो ओपियोइड, और ओपियोइड्स ये भी कर सकती हैं। ल्यूमिनस फिनोमिनन हमने ईवा ब्राडिन का उसमें भी पढ़ा था, सेफ्रॉन में भी। ठीक है, बाकी मैंने ड्रग्स ओवरडोज आपके पास ब्लास्ट का निमोनिक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये रिपीटिशन है। एक एमसीक्यू एमआरसीपी पास मेडिसिन में चारकोल हीमोपर्फ्यूरिन का आता है, थियोफाइलिन में कौन सी टाइप ऑफ डायलिसिस हीमो प्रेफरेबल होती है जिसमें चारकोल हीमोपर्फ्यूरिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई थी कि इसमें आपका पेशेंट जो है थियोफाइलिन लेता कब है, जब वो सीओपीडी का पेशेंट होता है। सीओपीडी के स्टेप 4 पे आके हम जो है ना थियोफाइलिन ऐड कर रहे होते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या होंगे, टेकिकार्डिया, अरिथमिया, सीजर्स। हमारे पास एक पेशेंट आया था जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, वो पेशेंट उसने ना थियोफाइलिन का सिरप पूरा पी लिया था, और उसको पहले इनिशियल डे पे तो वो टेकिकार्डिक होके पैल्पिटेशंस के साथ आया था, लेकिन उसको नेक्स्ट डे सीजर्स पड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट में भी हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल चारकोल हीमोपर्फियन आ जाती है। अच्छा, और दूसरा ये है कि इसमें आपके पास जो है हमने क्या कहा था कि इसके साथ क्या होता है, कौन बताएगा कौन सी दो ड्रग्स थी जिसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या चीजें हो सकती हैं, थियोफाइलिन के साथ क्या क्या होता है। इसमें एंटीबायोटिक में जो सेप्रोफ्लॉक्सिन, क्लेरथ्रोमाइसिन, यूरिथ्रोमाइसिन देते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, और मदिया और बताना चाह रही है सैलिसाइलेट्स और थियोफाइलिन दोनों। हाँ जी,
क्या था इनके साथ? सेंट्रल हाइपरग्लाइसीमिया विद हाइपोक्रेमिया हाइपोकैलेमिया। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास बहुत सारे आए हुए हैं, जो कि वो पूछ रहे हैं कि क्या चीज नहीं होती, तो वो क्या दे देते हैं? हाइपरकिलिमिया, इस तरह की चीज दे देते हैं वो चेंज करके। सही है। अब ड्रग इंड्यूस लीवर डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा हेपेटाइटिस करती है ड्रग, और कौन सी आपके पास जो है वो फाइब्रोसिस कराती है, और कौन सी कॉलिस्टेटिक पिक्चर देती है। इसके एमसीक्यूज डिफरेंट, इवन के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी दिए हुए हैं उन्होंने, पास मेडिसिन वालों ने। तो अब ये हमारे पास जो है ना, अल्कोहल, पैरासीटामोल, हेलोथेन और फेनेटोइन, सोडियम वेलप्रेट। आपको पता है ये आपके पास जो है जो सोडियम वेलप्रेट है, और आपके पास जो है टीबी की ड्रग्स हो गई, ये तो हेपेटोटॉक्सिक है ही है। पैरासीटामोल भी हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। बाकी जो स्टैटिन है वो हेपेटोटॉक्सिक है। फाइब्रेट्स जो है वो कॉलिस्टैटिक पिक्चर देते हैं। और एंटीबायोटिक जो इन्होंने बहुत ज्यादा कॉमनली दी हुई है, फ्लूक्लोक्सासिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रो। इसका पेशेंट जो है ना कॉलिस्टैटिक पिक्चर। एक दफा हमारे पास पेशेंट आई, उसको सिप्रो स्टार्ट की, और वो नेक्स्ट डे उसके एलएफटीज जो है ना वो थाउजेंड्स में एलएफटीज उसके आ रहे थे, और साथ में उसकी जो है ना वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी रेज्ड हो गया। तो उसकी कॉज जो है ना, एक दो दिन, मतलब एक दो दिन बाद जब मेरा राउंड हुआ, तो फिर हम जब कॉज देखी, कोई कॉज नहीं मिल रही थी, और पेशेंट वैसे स्टेबल होती जा रही थी। तो जब हमने उसकी सिप्रो स्टॉप कराई ना, उसके द वेरी नेक्स्ट डे उसके एलएफटीज काफी बेहतर हो गए। तो समटाइम्स सिप्रो इतना अच्छा खासा रिएक्शन भी दे देती है। लीवर सिरोसिस में आपके पास जो है ना वो मिथोट्रेक्सेट, मिथाइल डोपा और एमायोडोन। अब आ जाते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियास। इसके एमसीक्यूज आपको आते होते हैं, ये पूछ लेते हैं कि इसमें फिट्स पड़ रहे हैं पेशेंट को एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियास के साथ, तो आपने कौन सी ड्रग्स देनी है, क्योंकि आपके पास इसमें बहुत एहतियात से ड्रग्स देनी होती हैं। तो इसका निमोनिक ऐसे मैंने बनाया हुआ था। तो कि आपके पास वैसे तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियास ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि आपके पास इसका निमोनिक होता है जब आप पोर्फोबिलिनोजेंस का पाथवे देखोगे ना, हीम सिंथेसिस का। तो एक पाथवे होता है, संजय शर्मा ने अच्छा बनाया हुआ है वो पाथवे। मैं उससे आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। ठीक है। इसका निमोनिक जो है ना, गैप यूसीपी। जी से आपके पास ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ जब एलेनिन अमाइनो लेवल लैनिक एसिड बनता है। फिर फिनो आपके पास पी से वो जो है प्रोटोपोर्फरिन, फिनो पी से जो है प्रोटोपोर्फरिन्स बनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे गैप में यूसीपी पे यूरोपोर्फोबिलिनोजन बनते हैं, और फिर सी से कोप्रो, और फिर दोबारा प्रोटोपोर्फरिन्स। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, कुछ साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। तो जब आपको पता होगा कि कौन सा जो स्टेप है, उस स्टेप पे एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज हो रहा है, जहां पे आपके पास डी एमाइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा जो है इंग्रेडिएंट बढ़ जाएगा, और कौन सा इंग्रेडिएंट आपके पास कम हो जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप पे जब आप देखते हो कि जो आपके पास पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, सी से क्यूटेनिया टार्डा और सी से डी कार्बोक्सिलेज, तो उस स्टेप पे आपके पास जो है ना वो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा होता है। तो आपको उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स बढ़े हुए आएंगे और कौन से कम हो जाएंगे। जो प्रीवियस वाले होंगे वो बढ़ जाएंगे, जो स्टेप आगे जा रहा है वो बन ही नहीं पाएगा, तो वो कम हो जाएगा। अब एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियास की जो क्लिनिकल पिक्चर होती है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है पेशेंट, या फिर आपके पास जो है ना, इसमें आपके पास हाइपोनेट्रीमियाज हो रहे होते हैं पेशेंट को। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियास न्यूरोपैथी भी कराती होती है। अब इसमें जो ड्रग्स इसको प्रेसिपिटेट करती हैं, सबसे पहले तो आपने डायग्नोसिस बनाना, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है मरीज। आपने डायग्नोसिस बनाना है, फिर आपके पास वो ड्रग्स पूछेंगे। अब आपने इसका निमोनिक क्या है कि अ पर्सन विद अल्कोहल, अल्कोहल ड्रंकन पर्सन है, जो कि जो है ना एक बार में गया है, बार से अल्कोहल, बार से बारबिचुरेट्स। ठीक है। वहां पे उसने बेंड किया, वहां पे जाके बेंजोडाइजिपीन्स। ये निमोनिक मेरा ख्याल है मैंने पास मेडिसिन से ही उठाया था। और ही सेज हेलो टू एवरीवन, हेलोथेन, हे से एच से हेलोथेन, और एच से ही हेलो। ठीक है। और उसके बाद उसने जो है ना वो ही टुक सेल्फीज देयर, सी एस से सेल्फीज, एल से सल्फोनामाइड्स। आफ्टर दैट ही टुक ओसीपीज। ठीक है। ही और शी जो भी कर ले आप, ओसीपीज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये निमोनिक आप याद रखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहलिक पेशेंट, बारबिचुरेट्स, बी से बेंजोडाइजिपीन्स और बी से बेंड किया उसने, और हेलो से हेलो टू एवरीवन, हेलोथेन, और टेक सेल्फी सल्फोनामाइड्स, एंड आफ्टर दैट ही टुक some OCPs, oral contraceptives.
अब जो सेफ ड्रग्स है हमारे पास, आपके पास एस्पिरिन, पैरासीटामोल आप दे सकते हो, इसमें क्लोरप्रोमाजीन दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स, पेनिसिलिन। लेकिन हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट में मेटफॉर्मिन। अब इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं कि वो एपिलेप्सी के साथ आ गया है, तो फिर आप क्या करोगे। आपको पता है इसमें बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स वैसे ही अवॉइड करनी होती है, तो उसमें आपने प्री गैबालिन और गैबापेंटिन का ऑप्शन आता है। ये आपके पास ना मिससेलेनियस या किसी एमसीक्यू में आएगा सेफ्रॉन में। अब नीचे आ जाते हैं स्टीरॉइड्स की डोज। यहाँ पे हमारे पास ना ये अल मगरिबी ने दी हुई है, आपके पास क्लिनिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाज लोगों को डेक्सामेथासोन को प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं करना आता। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको, टीबीएम का पेशेंट होता है, डेक्सामेथासोन दे रहे होते हैं, लेकिन जब हमें उसे प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट करना होता है इक्विवेलेंट डोज को, वहां पे हम फेल हो जाते हैं कि कैसे करना है। अब आपने याद रखना है कि डेक्सामेथासोन इज 7 टाइम्स मोर पोटेंट देन प्रेडनिसोलोन और 28 टाइम्स मोर पोटेंट देन हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है। तो जब डेक्सामेथासोन को आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होगा, डेक्सामेथासोन की जगह 28 से मल्टीप्लाई करोगे जितना डेक्सामेथासोन दे रहे हो। कोविड के दिनों में भी कैलकुलेशंस लोगों को मुश्किल होती थी, जब ये फॉर्मूला आएगा तो कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो आप डेक्सामेथासोन, जब आपने डेक्सामेथासोन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ईआर में हाइड्रोकॉर्टिसोन है, तो आप उसको डेक्सामेथासोन की जितनी डोज आपने देनी थी, तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी डोज में हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दो, या उससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेडनिसोलोन दे दो उतनी डोज में। ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके आप डेक्सा को उतनी डोज में प्रेडनिसोलोन भी कन्वर्ट करके दे सकते हो। तो ये वैसे निमोनिक आपके पास है, क्लिनिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पता है कि इसमें साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज्यादा होती है। ये जब आपके पास इंशाल्लाह क्लिनिकल एडिसेंस करोगे ना, तो ये आपके पास आता है, एडिसेंस का ट्रीटमेंट आता है कि आपने एडिसेंस में या तो आप उसमें क्या दे रहे होते हो, हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हो। हाइड्रोकॉर्टिसोन टैबलेट फॉर्म में आता है हमारे पास, 30 mg हमने डोज देनी होती है इसकी ना एडिसेंस में। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर इटसेल्फ जो है ना, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। तो जैसा कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है, वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि एक स्टेप पे आपके पास फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, ऐसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी हो रही है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब हम मेडिसिन में स्टार्ट करा रहे होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो हम पहले इनिशियल फ्लूड्रोकॉर्टिसोन नहीं देते। हम कहते हैं कि फ्लूड्रोकॉर्टिसोन हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर है, लेकिन स्टिल अगर पेशेंट को पोस्टरल हाइपोटेंशन हो रही होती है ना, तो फिर हम उसको कवर करते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन भी ऐड करते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल आती है, यहाँ पे एडिसेंस की, इवन कि मुल्तान में भी मिल रही होती है, 10 mg की टैबलेट आ रही होती है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पेशेंट को 2 टैबलेट सुबह दे देते हैं और एक दोपहर में देते हैं। ठीक है। और अगर उसके बाद भी उसको फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की टैबलेट देते हैं। अब कितने आपके पास जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन के कितने अंदर आपके पास कितनी पावर फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की होगी, ये भी आपने देखा। सॉरी, बीच में ना वो कॉल आ गई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जूम पे आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। अच्छा, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब जो हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर, अब कितने मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन के अंदर कितने मिलीग्राम ऑफ फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ये मैं आपको ना एग्जैक्ट देख के भी बता दूंगी। ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं हमारे पास, कि एक तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कराता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके साथ कशिंग सिंड्रोम हो सकता है आपके पास,
प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो सकती है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी जब मैं आपको इंशाल्लाह रिमेटोलॉजी में कराऊंगी तो मैं इसके निमोनिक्स और बताऊंगी आपको, ठीक है। और बाकी इसके साथ जो है वो फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, ये वाले फीचर्स भी आ सकते हैं। और आपके पास जो है इसमें बोन्स वीकनेस, ऑस्टियोप्रोसिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कोलैप्स भी होता है, ठीक है। और इजी ब्रूजेबिलिटी, थिन स्किन हो सकती है। अब नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एलोपिरिनॉल की इंडिकेशंस क्या होती हैं यूज की। एक तो आपके पास रिकरेंट अटैक्स ऑफ गाउट हो जाए, या फिर टोफाई फॉर्मेशन हो जाए, तो आपने टॉफस फॉर्मेशन जो गाउट के साथ हो जाए, एलोपिरिनॉल देने की इंडिकेशन होती है। यूरिक एसिड, रिनल स्टोन्स बन जाए, तब इंडिकेशन है। अगर पेशेंट जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या डायूरेटिक्स पे है तो आपको प्रोफाइलेक्टिकली जो है ना देनी पड़ती है। आपको पता है ये चीज आपके पास कौन सी ऐसी चीज होती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में जिसमें आपको एलोपिरिनॉल देना होता है, और कब आपने कौन सी ड्रग देनी होती है, ये आप लोगों ने किया होगा, मुझे कोई बताएगा कौन कौन सी ट्यूमर लाइसिस ड्रग में आपने क्या क्या स्टेप लेके चलना होता है। हाँ जी, कौन बताएगा। मैडम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं और ये कीमोथेरेपी की शॉट से पहले पेशेंट को एलोपिरिनॉल देते हैं। ट्यूमर वेरी लाइसिस गुड। सिंड्रोम में आपके पास में हाइपरकालीमिया ये होता अभी है, आएगा हाइपोकैल्सीमिया ऑन्कोलॉजी में होता ना, है। जब हम करेंगे हीमाटोलॉजी, कि आपके पास इनिशियल आप क्या करते हो, हाइड्रेशन फर्स्ट स्टेप। हाइड्रेशन से नहीं, अगर आपके पास हाई रिस्क है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, तो फिर आपने क्या कराना होता है, फिर आपने रेस्पिरेटरी केस एलोपिरिनोल देना होता है, ठीक है। तो अब आपके पास इससे बताया हुआ है कि इसके साथ भी इसमें होगा आपके पास। और लिश-नियान सिंड्रोम में आपने लाइफ लॉन्ग देना होगा। अब फिर भी एलोपिरिनोल मैडम, रेस्पिरेटरी केस और एलोपिरिनॉल में से सुपीरियर कौन सा है? क्योंकि एक एमसीक्यू इस तरह का भी था कि रेस्पिरेटरी दोनों। केस, ओके ओके, रेस्पिरेटरी केस, ठीक, थैंक ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके साथ जब आपने स्टार्ट करना होता है एलोपिरिनॉल, को ये ध्यान रखना होता है जब आपके पास एक्यूट अटैक हो रहा होता है ना, तो आपने तब इसको नहीं देना होता एक्यूट अटैक में, ठीक है। 2 वीक्स के बाद आप इसको स्टार्ट करते हो। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ इसके इंट्रैक्शन होते हैं एलोपिरिनॉल के, जो कि पूछ लिए जाते हैं एजाथायोप्रिन के साथ, साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ। एजाथायोप्रिन जो स्टेप बना रही होती है ना 6-mercaptopurine पे आके ये स्टॉप कर रहा होता है इसका कंपाउंड जो मेटाबोलाइज होके। अब जेंथिन ऑक्सीडेज ने क्या करना होता है, 6-mercaptopurine को 6-thiourea एसिड में करना होता है, ठीक है। अब एलोपिरिनॉल की वजह से क्या होगा, हाई लेवल्स ऑफ 6-mercaptopurine हो जाएंगे, और रिड्यूस्ड डोज मस्ट देयरफॉर बी नीडेड इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजाथायोप्रिन। जैसा कि पेशेंट अगर जो है वो किसी कैंसर का पेशेंट है, उसको एजाथायोप्रिन भी लेनी पड़ रही है साथ में उसको, या फिर आपके पास कोई भी इम्यूनोसुप्रेसेंट, सॉरी एजाथायोप्रिन उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वगैरह की वजह से लेनी पड़ रही है, और साथ में किसी और वजह से एलोपिरिनॉल लेनी पड़ रही है, तो फिर इस कंडीशन में आपको जो है ना एजाथायोप्रिन और एलोपिरिनॉल की डोज एडजस्ट करके देनी होगी, ठीक है, वरना टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये भी एमसीक्यूज आ जाते हैं टॉक्सिसिटी के साथ। अच्छा, ये आगे एंटी एरेथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन है आपके पास, जैसा कि 1A 1B 1C 1 को फर्दर 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। सोडियम चैनल्स के थ्रू एक कर रहा होता है 1 ग्रुप, और जो ग्रुप 2 है एटिनोलोल, बिजोप्रोलोल, मीटोप्रोलोल, ये बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू कर रहा होता है। और जो थर्ड है एमायोड्रोन, पोटेशियम चैनल के थ्रू कर रहा होता है। एमायोड्रोन को हम दोनों ग्रुप में लेते हैं, ग्रुप 1A में भी और ग्रुप 2 में भी। और विरापामिल और डिल्टियाज़म ग्रुप 4 में आ जाते हैं हमारे पास, और ग्रुप 5 में हम अदर्स ले लेते हैं ड्रग्स। वैसे ये हमारे पास नहीं आता होता एज सच, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशन, समटाइम्स आपके पास एग्जाम में पूछ लेते हैं क्लिनिकल में। बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, हमने इसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लिए थे कि क्या करना होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे पास एक पेशेंट आया ईआर, उसने बीटा ब्लॉकर ओवरडोज ली हुई थी, और उसने 7 to 8 टैबलेट्स दी हुई थी। हाइपोटेंशन में था पेशेंट, हमने एट्रोपिन भी दिया, उससे भी रिस्पांस नहीं आया। आईवी ग्लूकागॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो उसको हम नहीं दे सके, और उसका बीपी बिल्टअप ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से पेशेंट को जो है ना आपके पास जो है ना उसे आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे भी हमने डाला। अच्छा, इसका 2 स्टेप्स हमने बीटा ब्लॉकर के पढ़े थे कि बीटा ब्लॉकर में आईवी ग्लूकागॉन देनी है, और मैंने 2 और चीजें बताई थी, कौन बताएगा हाइपर इंसुलिनिक क्या 2 चीजें थी। लिपिड इमल्सिफिकेशन हम करा सकते हैं, और यूग्लाइसेमिक हाइपर इंसुलिनिमिक थेरेपी का भी रोल है इसमें, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपने याद रखना है कि डाइहाइड्रोपिरिडीन्स है, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स है। मैंने इसको ऐसे रट्टा लगाया हुआ था कि जो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स है ना, वो हमने एन से नो और एन से नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स, उनको हमने बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं देना,
तो जो वेरापामिल और डिल्टियाज़म है ना, इनको हम अवॉइड करते हैं बीटा ब्लॉकर के साथ। वो कहते हैं डिल्टियाज़म को तो फिर प्रिकॉशन के साथ दे सकते हो आप, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे एमसीक्यूज दिए हैं जिसमें डिल्टियाज़म दिया हुआ है, लेकिन वेरापामिल तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स जो है ना, कि आपके पास जो है इसमें आपने नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स एन से नो और एन से ही हमारे पास नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स ये नहीं देने हैं। डिल्टियाज़म फिर आप दे सकते हो, लेकिन वेरापामिल तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। अब एक और एमसीक्यू आता है जो विजडम में आप करोगे कि डिल्टियाज़म एक पेशेंट है, उसको वो सारा उन्होंने बताया हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन का है, सीकेडी भी डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। अब उसमें जो है ना सूटेबल हमारे पास जो है वो उन्होंने एस्दमा शिस्दमा भी बताया हुआ है, तो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बचते हैं ऑप्शन ना, और उन्होंने वेरापामिल भी दिया हुआ है, डिल्टियाज़म भी। तो सीकेडी वाले पेशेंट में आप डिल्टियाज़म देते हो, वेरापामिल नहीं देता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी आता है। और दूसरा ये कि इसकी टॉक्सिसिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो वेरापामिल होता है ये वाले पेशेंट ब्रेडिकार्डिया विद हाइपोटेंशन प्रेजेंट करते हैं टॉक्सिसिटी के साथ, और जो निफेडिपिन और अम्लोडिपिन वाले पेशेंट है ये हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया। कोई बताएगा क्यों ऐसे होता है? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि जो निफेडिपिन और अम्लोडिपिन है ना, ये पेरिफेरल रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। तो जब इनकी टॉक्सिसिटी होती है तो हाइपोटेंशन विद टैकी होती है। जब नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन जो कि वेरापामिल और डिल्टियाज़म है, जब इनकी टॉक्सिसिटी होती है तो इसमें हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये भी एक आध एमसीक्यू पास्ट टेस्ट में मैंने किया था, तो जिसकी वजह से हमने इसे डिफरेंशिएट किया था कि वेदर कौन से टाइप की, उन्होंने पूछते हैं आगे से कि कौन सा टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा। आगे हमारे पास डाइपिरिडामोल का है, इसका सच कोई सच एमसीक्यू नहीं आता, एस्पिरिन के कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हो, लेकिन अब तो हमारे पास और ड्रग्स इतनी सारी आ गई हैं। बाकी लूप डायूरेटिक्स मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, लूप और जो आगे थायाजाइड डायूरेटिक्स, क्योंकि जो बार्टर सिंड्रोम में आपको एसिड बेस बैलेंस में पढ़ाऊंगी ना, वो क्या होता है, लूप डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है। तो अब आपको लूप डायूरेटिक का पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म इसका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले में एक्ट करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। अब जो लूप डायूरेटिक्स जो इफेक्ट करते हैं सेम बार्टर के भी वही होते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकिलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एल्कलोसिस। आपने याद रखना है सारे डायूरेटिक्स तकरीबन जो है ना एल्कलोसिस कराते हैं। सिर्फ एक आध एक ऐसा डायूरेटिक है जो कि हमारे पास क्या करा रहा होता है, एसिडोसिस कराता है। कौन बताएगा कौन सा वाला होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास एसिडोसिस करा रहा होता है। बाकी सारे तकरीबन जो है ना डायूरेटिक्स एल्कलोसिस करा रहे होते हैं। और एसिटामिनोफेन भी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, इसमें हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। जब आपको पता होगा कि गाउट इसके साथ जो है ना वो गाउट हो सकता है क्योंकि हाइपरयूरिसीमिया कराता है। हाइपरग्लाइसीमिया मैंने आपको निमोनिक बताया था। कौन बताएगा निमोनिक की हाइपरग्लाइसीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं? जो मैंने निमोनिक बताया था उससे आपको शायद याद आ गया हो। निदा इज टेस्टिंग शुगर्स। टेस्टिंग। हाँ, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स है? आगे आएगा, अभी ये टॉपिक भी आ रहा है। चले आगे आता है तो फिर मैं इसको बताती हूँ। बिल्कुल, निकोटीनामाइड। हाँ जी, इससे आई से इंटरफेरोन्स, टेस्टिंग से आपके पास थायाजाइड्स। इसे अब ये देखो आप, और इंटरफेरोन, टी से थायाजाइड्स और आई से इंटरफेरोन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो ये आ गया, लूप डायूरेटिक्स हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं। अब जो आपके पास आगे आते हैं थायाजाइड डायूरेटिक। अब इसमें आपके पास जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, अब ये आपके पास इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको लिडल सिंड्रोम कराऊंगी ना, एमिलोराइड और इसका मैकेनिज्म लिडल्स और एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, इसको आपको उससे ट्रीटमेंट आपको समझ आ जाएगा कि लिडल्स कहाँ पे एक्ट करता है, तो उसमें हमने कौन सी ड्रग देनी होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको जब कराऊंगी तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये आपके पास जो है ना प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है। जो लिडल सिंड्रोम होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे होता है, ठीक है। जो एमिलोराइड होती है वो इसकी बहन होती है, लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ द कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रही होती है। और लिडल्स भी डिस्टल का होता है, तो इसकी वजह से उसमें एमिलोराइड देनी होती है। अब आपने याद रखना है जो थायाजाइड डायूरेटिक्स है ना, ये आपके पास क्या कराते हैं, ये आपके पास जो है ना यूरिक एसिड स्टोन्स कराते हैं, लेकिन कैल्शियम स्टोन्स की प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास हाइपर कैल्सीमिया, आप सोचो कि ब्लड के अंदर तो हाइपर कैल्सीमिया कर रहे हैं, लेकिन यूरिन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया कर रहे हैं,
तो जिसकी वजह से आप जो है ना इसको इसे डिफरेंशिएट भी करते हो आप, जो जिटलमैन है ना वो थायराइड डाययूरेटिक जैसा होता है, तो जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि यूरिन के अंदर कैल्शियम कम आ रहा है तो ये क्या होगा, ये जिटलमैन होगा। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर ये बार्टर होगा। ये हम इसे बेस बैलेंस में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन आपको जो है ना कैल्शियम जो यूरिन के अंदर कम आएगा तो यूरिक एसिड स्टोन्स कम बनेंगे। यूरिन जितना जितना आता जाता है, जो चीज यूरिन में ज्यादा आती जाती है वही स्टोन्स फॉर्मेशन करती है ना, तो जिसकी वजह से ये भी एक डिफरेंस होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन आपके पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रही होती है। जो मैं आपको एमिलोराइड बता रही थी वो स्पाइरोनोलैक्टोन की एक तरह से बहन होती है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो लीडर्स पे जो है ना वो डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे होता है, जिसकी वजह से एमिलोराइड का रोल होता है उसमें। सिल्डेनाफिल का आपको मेरा ख्याल है, मुझे प्रीवियस बैच वाला ने बताया था कि इस बार एमसीक्यू आप लोगों को आया था कि इसके साइड इफेक्ट्स में आपने क्या क्या साइड इफेक्ट्स, लाइक इसके साथ किस किस ड्रग को नहीं देना होता। ये आगे इन्होंने ड्रग्स बताई नहीं है कि नाइट्रेट्स नहीं देने होते, निकोरेंडिल नहीं देना होता। निकोरेंडिल आपको पता है एंजाइना में रोल है इसका। ठीक है, रिसेंट स्ट्रोक या एमआई में अल्फा ब्लॉकर्स अगर वो ले रहा है पेशेंट तो 4 घंटे के लिए नहीं देना होगा इसको। ठीक है, इसको ब्लू विजन इसके साथ वाइग्रा ब्लू पिल है तो इसलिए से ब्लू विजन का इन्होंने नाम देके इसको रट्टा लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडिनोसेप्टर्स अल्फा 1। ये हमारे पास थोड़ा बहुत ज्यादा बेसिक्स हो जाता है, ये जो है ना फिजियोलॉजी आती होती है एमआरसीपी 1 वालों को, इसलिए उन्होंने मगरबी वालों ने ऐड किया हुआ है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या अल्फा 1 का इफेक्ट होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है। आगे आपको मैकेनिज्म में आसानी होती है कि ड्रग्स कैसे एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो एज सच आपको इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते हैं। अब बाकी अल्फा एंटागोनिस्ट आपको पता होना चाहिए, डेक्साइजोसिन वगैरह है, टेम्सोलोसिन है। इसका आपको आगे आएगा जब आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करोगे। इसके एमसीक्यूज आते हैं, हमें आईएमएम में आए थे। बीटा एंटागोनिस्ट में एटिनोलोल प्रोपेनोलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कार्डियो सिलेक्टिव कौन से होते हैं आपके पास और आपने कौन सी ड्रग्स देनी होती है। कार्डियो सिलेक्टिव में आपने मीटोप्रोलोल, आपके पास एटिनोलोल, बीजोप्रोलोल, ठीक है, ये दे सकते हो आप। और वो कहते हैं कि एस्थमा में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाते हैं ना ये, कि आपने जो है वो नहीं देने होते। लेकिन जो आपके पास सीओपीडी का पेशेंट होता है ना, ये जो आगे बताया हुआ इन्होंने कि बॉक्स में कि सीओपीडी के पेशेंट में आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ अगर बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है चाहिए होंगे उसे, तो फिर आप जो है ना हाई वेस्कुलर सर्जरी में आप जो है ना ये देखते हुए दोगे इनको। ठीक है, कि कार्डियो सिलेक्टिव, बिल्कुल कार्डियो सिलेक्टिव कौन से हैं। आगे उन्होंने बताए हुए हैं एगोनिस्ट बताए हुए हैं, ड्रग्स के नेम बताए हुए हैं कि अल्फा एगोनिस्ट कौन सी है। और आपके पास बीटा 1 एगोनिस्ट आपको पता है डोब्यूटामिन आप दे रहे होते हो, और बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे पास सॉल्बिटामोल है, ये हमें पता है वहां पे साबा लाबा ये चीज हमें पता है। ये दोबारा ड्रग इंड्यूस्ड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि निमोनिक क्या होता है। अच्छा, बाकी आ जाते हैं स्टैटिन। स्टैटिन आपको पता है कि एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, मायोपैथी कराते हैं, सीपी के लेवल इनके साथ रेज्ड आ सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्टैटिन दे रहे हो, एलएफटी स्पेसिफिकेशन के डिरेंज हो गए हैं। अब कितने एलएफटीज होंगे तो आपने इसको स्टॉप करना है, कितने एलएफटीज होंगे तो आपने मॉनिटर करना है, कौन बताएगा? हाँ जी, ये एमसीक्यू आ जाता है और ये आपकी क्लिनिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्टैटिन्स के पेशेंट आते हैं और कंजेस्टिव सॉरी स्टैटिन्स के कह रही हूँ, एमआई के पेशेंट होते हैं, कंजेस्टिव हेपाटोमेगाली होती है, लीवर उनके एंजाइम्स इतने रेज्ड होते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो पेरिफेरी से आते हैं उनको स्टैटिन्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए जब हम लोग ये बेसिकली ये क्या होता है कि आप जब जितना आपको पता होगा थेरेटिकल, वो आपको क्लिनिकल में भी हेल्प आउट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्सर आपको पता है कि इस चीज को ध्यान से रखते हुए आपने स्टैटिन्स देने होते हैं कि जो हार्ट का पेशेंट होता है ना कंजेस्टिव हेपाटोमेगाली में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके ना एंजाइम्स बड़े रेज्ड हो जाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है और 3 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से बढ़ चुका है तो आपने फौरी फौरी डिसकंटिन्यू कराना है टिल उसके जो है ना वो स्टेबल ना हो जाए। और आपने चेक कब करने हैं, बेस लाइन पे स्टार्ट करने से पहले 3 मंथ्स पे और 12 मंथ्स पे। और दूसरा एक ये एमसीक्यू भी आता है कि स्टैटिन्स जो है ना हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट में आपने फर्स्ट 48 आवर्स में नहीं देने होते हैं। ठीक है, बाकी अगर स्टैटिन इंड्यूस मायोपैथी होती है तो आपके पास सीपी के बढ़ावा मिलता है। और थोड़ा इसका एक और आता है एमसीक्यू कि आपके पास जो है ना कॉन्सेप्शन से पहले आपने कितना अर्सा पहले बंद करने होते हैं, 3 मंथ्स बिफोर। ठीक है, फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया में पेशेंट ले रहा होता है ये चीजें,
तो हमने ये चीज ध्यान से देखनी होती है। स्टैटिन्स का रिस्क फैक्टर क्या है कि 10-year रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट अब तो 20% नहीं बल्कि 10% हो गया। ये कंफर्म कर लीजिएगा, पास मेडिसिन अभी जो लेटेस्ट आया है कि इसमें 10% उन्होंने भी ऐड किया है नहीं। ठीक है, प्रीवियसली टाइप 2 डायबिटीज है आपके पास, और 40 years ऑफ एज। इन्होंने CMDT वालों ने भी इसको 10% कर दिया। ठीक है, तो इन पेशेंट्स में आप जिनमें रिस्क है इनको स्टैटिन स्टार्ट करने हैं। अच्छा, फाइब्रेट्स क्या होता है? फाइब्रेट्स अभी हाइपरलिपिडीमियास में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी एंडो में। तो जो टाइप 3 हाइपरलिपिडीमियास है उसमें फाइब्रेट्स देने होते हैं। मेरी अपनी मदर को जो है ना हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया था, उनको थाउजेंड्स में उनके ट्राइग्लाइसराइड्स आ गए। अब हम जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, इसको क्यों हम कराते हैं, कोई बताएगा इसका रीजन? हाँ जी, क्यों कराते हैं फास्टिंग और नॉन फास्टिंग, क्या सिग्निफिकेंस होता है? बेसिकली होता ये है कि जब आप फास्टिंग कराते, नॉन फास्टिंग कराते हो ना, तो आपके पास ट्राइग्लाइसराइड्स काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। काइलोमाइक्रोन्स जब ज्यादा बनते हैं, खाने के फौरी बाद बनना शुरू हो जाते हैं, तो काइलोमाइक्रोन्स के अंदर होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स, तो फॉल्स पॉजिटिव ट्राइग्लाइसराइड्स रेज्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास आप ट्राइग्लाइसराइड्स को छोड़ के लिपिड प्रोफाइल बाकी सारी इंटरप्रेट कर सकते हो अगर आपके पास नॉन फास्टिंग हुई हुई है। ट्राइग्लाइसराइड्स आप इंपॉर्टेंटली जब चाहिए होते हैं आपको, तो आप फास्टिंग कराते हो। मैंने आपको बताया मेरी अपनी मदर को बहुत ज्यादा रेस थे उनके ट्राइग्लिसराइड्स, हमने उनको फिनोगेट स्टार्ट की फाइब्रेट्स। उनके 2-3 महीने बाद उनको इतना स्वेयर किस्म का एब्डोमिनल पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन स्टार्ट हो गया। अल्ट्रासाउंड कराया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए थे। तो फाइब्रेट्स का एक साइड इफेक्ट है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स कराती है। ये इसका MCQ आता होता है। अच्छा, बाकी इसमें आपके पास ये है कि इनको कंबाइन ऑफ फाइब्रेट्स और निकोटीनिक एसिड मायोसाइटिस कराती है, तो आपने जो है ना इनको स्टैटिन्स के साथ नहीं देना होता। निकोटीनिक एसिड का हमने पढ़ा था अभी कि हमारे पास इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वगैरह करा रही होती है। साइक्लोस्पोरिन के साइड इफेक्ट्स जो है ना, अगर मेलिग्नेंसी वगैरह है तो आप साइक्लोस्पोरिन का अगर ड्रग आप नाम लेते हो कीमोथेरेपी, और वो आपसे पूछ लेते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है क्योंकि हमारे पास जो है ना जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, ये रात को काम करता है। ठीक है, तो वो दिन में नहीं करता ये वर्क। तो जब आप रात को देते हो तो तभी मैकेनिज्म ब्लॉक करेगी, अगर आप दिन में देते रहोगे तो फायदा नहीं होगा क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं काम कर रहा होगा, तो इसने उसको ब्लॉक करना होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन का निमोनिक होता है हर चीज का बढ़ जाना। जैसे इन्होंने हर चीज हाइपर देखो लिखा हुआ है हाईलाइट करके, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें करती है ये। अच्छा, इसमें मुझे कोई बताएगा कि कल हमने हिर्सुटिज्म और हाइपरट्राइकोसिस पढ़ा था, क्या ड्रग्स थी? कौन बताना चाहेगा? ड्रग्स आपने याद की है उसकी? मैम जितने भी स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन वगैरह तो वो हाइपर कॉज होते हैं। बिल्कुल। बाकी जो मिनॉक्सिडिल वगैरह थी ये आपके पास, साइक्लोस्पोरिन भी हमारे पास हाइपरट्राइकोसिस कराती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो लिथियम आ जाता है। लिथियम का जो है वो आपको पता है कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है आपके पास, आपने कब इसमें जो है वो डायलिसिस कराना है। मैंने आपको उस दिन भी लिथियम टॉक्सिसिटी में पढ़ाया था कि इसके फाइन ट्रेमर्स इसकी जो है वो साइड इफेक्ट है। टॉक्सिसिटी में कोर्स ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया भी हो सकता है। ECG में टी वेव इन्वर्जन आ सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लिथियम के साथ आप थायरोक्सिन ऐड करके दे देते हो। इमायोड्रोन में क्या होता है? इमायोड्रोन का मैकेनिज्म, उसमें भी आप जो है ना हाइपरथायरॉयडिज्म में आप का और है और हाइपोथायरॉयडिज्म का और है। ठीक है, ये आपके पास जो है ना MCQs आएंगे एंडो में। तो अब बस इसमें आपने याद रखना है लिथियम को स्टॉप नहीं कराना, इसमें आपने ऐड करके दे देना आपने बस। लिथियम टॉक्सिसिटी की ड्रग्स मैंने आपको कल ही पढ़ा दी थी, मैनेजमेंट भी पढ़ा दी थी। बाकी हमारे पास बेंजोडाइजिपीन्स का जो मैकेनिज्म का निमोनिक है, फ्रीक्वेंटली बेंड ड्यूरिंग बारबेक्यू। ठीक है, बेंजोडाइजिपीन से बेंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल्स, फ्रीक्वेंटली बेंड से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल्स बढ़ा देता है ये बेंजोडाइजिपीन्स। अब इसका विड्रॉल कब होगा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, ये आपको पता है सारा कुछ केस में। ये देखो अब इसमें लिखा है 3 वीक्स पे इसके विड्रॉल के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, ये जो थर्ड लाइन लिखी हुई है अब ये, जिसमें अगर अप टू 3 वीक्स, ये जो मैंने आपको बताया था कि विड्रॉल के।
और फ्लूमेज़ानिल की कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको क्या बताई थी, कौन सा हमने पढ़ा था कि कब नहीं देनी, पॉइजनिंग में हमने किया था। वेरी गुड, एपिलेप्सी सीजर्स में का नहीं दे थ्रेशोल्ड कम करती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई, सब रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत अच्छा, सबकी जोरों पे तैयारी चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का हमने कहा था कि अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स 6 to 12 आवर्स, सीजर्स 36 आवर पे, डेलीरियम ट्रेमर्स वाला पेशेंट जो है वो 72 आवर्स पे प्रेजेंट करेगा। अब अल्कोहल में हमने क्या कहा था कि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एजिटेशन में होता है पेशेंट, तो कौन सी ड्रग देनी होती है, कौन बताएगा? बेंजोडाइजिपीन कहा था ना हमने, ओरल लोरेज़ेपैम, और हमने कहा था लोरेज़ेपैम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो हमने फिर अदर ड्रग्स देनी होती है, बेंजोडाइजिपीन देनी है इसमें। और हमारे पास जो है ना, इसमें आपने एक एमसीक्यू इसका ये भी आता है कि अल्कोहल वाला पेशेंट है, पहले आप थायमीन रिप्लेस करोगे उसकी या पहले उसकी ग्लूकोज डेक्सट्रोज, कौन बताएगा इसको? पहले थायमीन करेंगे। पहले आप जो है ना देखोगे, आरबीएस चेक करोगे, अगर पेशेंट हाइपो में है ना, हाइपोग्लाइसीमिया में, तो पहले पहले ग्लूकोज उसका मॉनिटर करोगे, मतलब उसको रिप्लेस करोगे। अगर पेशेंट नहीं है हाइपो में, तो पहले आप उसको थायमीन को रिप्लेस करोगे। ठीक है, ये कंडीशन पहले आरबीएस चेक करनी है फौरी फौरी। अच्छा, दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जो है ईआर में जब पेशेंट आते हैं, यहाँ पे अक्सर लोगों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है, अल्कोहलिक पेशेंट को वो सेरिनेज लगा देते हैं उठा के। आपने इसमें हेलोपेरिडोल नहीं लगाना होता, अवॉइड करना होता है, क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाती है। ठीक है। अब अल्कोहल की मैनेजमेंट क्या होती है? बेंजोडाइजिपीन्स तो विड्रॉल में हो गए। अगर आपने इसकी क्रेविंग को कम करना है, अल्कोहल आप छुड़वा रहे हो, तो एकम्प्रोस्टेट ऐड करना होता है। डायसल्फीरम क्या करता है कि आपके पास एब्स्टिनेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास मैकेनिज्म दिखा रहा है कि कैसे एक्ट कर रहा होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज किस स्टेप पे एक्ट करता है, और आपके पास एसिटाल्डिहाइड से एसीटेट जो एक्ट करता है, डायसल्फीरम दूसरे स्टेप पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके जो है ना, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जब आपके पास इसको ब्लॉक करेगा डायसल्फीरम, तो एसिटाल्डिहाइड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड के बढ़ने की वजह से पेशेंट को हेडेक नौजिया हो सकता है। एथानॉल का एक एमसीक्यू आता होता है कि ये हमारे पास ना, एक तो एथानॉल और मेथानॉल को डिफरेंशिएट हम आई सिम्टम्स में करते हैं, और दूसरा एथानॉल के साथ हमारे पास क्या होता है, सियाड होता है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। ये भी एक एमसीक्यू आता होता है, जिसकी बेस पे आप इसे डिफरेंशिएट करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ना क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक पे वाले पेशेंट में आपके पास क्या होता है, थायराइड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें ट्रायड बन जाते हैं, इंसेफेलोपैथी, एटेक्सिया और ऑक्यूलोमोटर डिसफंक्शन। इसमें आपने थायराइड रिप्लेस करनी होती है। ठीक है, ये ट्रायड आपको पता होना चाहिए, इंसेफेलोपैथी, एटेक्सिया और ऑक्यूलोमोटर डिसफंक्शन, जिसमें निस्टैग्मस सबसे कॉमनेस्ट फाइंडिंग है। बाकी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम अगर मदर ले रही है, तो इसमें आपके पास मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, मिड फेशियल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। जीव सिंड्रोम का मैंने कोई एमसीक्यू पास पेपर्स वगैरह में एफसीपीएस में नहीं किया हुआ। एथाइलिन ग्लाइकोल का मैंने आपको अच्छे से बताया था कि डिफरेंशिएट ऑस्मोलैरिटी का क्या रोल था, एथाइलिन ग्लाइकोल में कौन सी ड्रग देनी थी, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा एथाइलिन ग्लाइकोल ड्रग पॉइजनिंग का? हाँ जी, वेरी गुड, हाई ऑस्मोलर गैप हो गया, और वेरी गुड, और अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लो आप, ये ना कैल्शियम एथाइलिन ग्लाइकोल कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स भी करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रीनल फेलियर और इन चीजों के साथ भी पेशेंट आ सकता है। ये चीज एक आपने याद रखनी है। और इसकी ट्रीटमेंट में फोमेपिजोल हमने किया था। मेथानॉल पॉइजनिंग मैंने आपको बताई थी कि मेथानॉल का डिफरेंस, मेथानॉल पॉइजनिंग आपके पास आ जाती है, जिसमें आई सिम्टम से आप डिफरेंशिएट करते हो। एक ट्रेसी पॉइजनिंग का हमने क्या कहा था, पीपल कैसा हो जाता है, रिक्रिएशनल ड्रग है, पीपल कैसा हो जाता है, डायलेटेड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है, इसमें एक टेसी में हाइपरथर्मिया, हाइपरवेंटिलेशन, और मैंने आपको ना वॉइस नोट्स भी भेजे थे, मेरे ख्याल आपने वो सुने होंगे सारे। कोकेन का हमने पढ़ा था, हार्ट में भी पढ़ा था। कोकेन में हमने कब नाइट्रेट्स देने हैं और कब हमने एसीएस का प्रोटोकॉल देना है, कौन बताएगा? सिंपल चेस्ट पेन है, ईसीजी चेंजेस नहीं है, तो नाइट्रेट्स दे दो, लेकिन अगर ईसीजी चेंजेस आ गई है तो पीसीआई कराओ पहले। बाकी हमारे पास ये पैलिएटिव केयर है, ये हमने नहीं करनी होती इधर।
लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट पैलिएशन में आया, ये मॉर्फिन की कोडीन में कन्वर्जन ये हमारे पास नहीं आती होती। ठीक है। अब बाकी इसमें हिकअप्स अगर आ गई है, क्लोरप्रोमाजीन है, पैलिएटिव केयर, ये जो है ना कैंसर लास्ट स्टेज में पेशेंट आया अगर, तो अगर पेशेंट एजिटेशन में है तो आपने फिर क्या देना है, हेलोपेरिडोल वगैरह दे दोगे। ठीक है। हिकअप्स हो रही है, क्लोरप्रोमाजीन दे दोगे। तो ये कंफ्यूजन के साथ आपके पास आया था, तब आपने क्या देना है, ये चीजें इसमें ट्रीटमेंट बताया हुआ है बेसिकली। ठीक है। अगर पेशेंट टर्मिनल फेज में है बिल्कुल और रेस्टलेस हो गया, तो मिडाजोलेम का रोल है। एनाफाइलेक्सिस में आपको पता है कि आपने क्या देना होता है, आईएम एड्रेनालिन देना होता है। ये आपको पता है, इसको बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि आईएम एड्रेनालिन देना है इसमें आपने। बाकी ओसीपीज का आपको पता होना चाहिए कि ओसीपीज आप की क्या ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है। आपने किन पेशेंट्स में ओसीपीज बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी, किसमें रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। अगर पेशेंट एज मोर देन 35 ईयर्स है और स्मोकिंग हिस्ट्री लेस देन 15 सिगरेट्स है, तो फिर इसमें आपके पास रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन अगर वो मोर देन 35 और सिगरेट भी 15 से ज्यादा ले रही है, तो एब्सोल्यूट है। बीएमआई 35 से कम है तो फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मिग्रेन विदाउट ऑरा, ये आपके पास रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट माइग्रेन विद ऑरा हो जाएगी। थ्रोम्बोफिलिक डिजीज हो गई तो ये आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। अच्छा, ये आता होता है कि ओसीपीज वगैरह पेशेंट ले रहा है, तो इसमें आपके पास कौन सी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगी, कौन बताएगा। वीनस होगी या आर्टीरियल होगी। वीनस होगी, ये एमसीक्यू एक आता होता है, पास मेडिसिन में दिया हुआ है। ठीक है। बाकी आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स इन प्रेग्नेंट लेडीज ये भी आ जाता होता है, ये जैसा कि हमने कल पढ़ा था डर्मा में। कौन बताएगा डर्मा का कौन सा एमसीक्यू पढ़ा था हमने, कि कौन सी ड्रग देनी है, कोई रिपीट करेगा उस एमसीक्यू को। डाइफेनहाइड्रामिन देनी थी हमने ना, उससे एलर्जी हो रही थी पेशेंट को, अर्टिकेरिया वगैरह। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को। तो ये आपको पता नहीं चाहिए। टेट्रासाइक्लिन, जेमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स ये आप नहीं देते। एसएआरबी, स्टैटिन्स, वॉरफेरिन ये भी नहीं दे सकते। सल्फोनाइल यूरिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ये नहीं देनी होती। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आपने कौन सी देनी होती है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन आप दे सकते हो। हाइपरटेंशन में थाइलेडोपा, हाइड्रोलाजिन, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो। आप यहाँ पे एक्लैम्सिया के पेशेंट आते हैं, तो आप देख रहे होते हो कि वो एस इनहिबिटर्स उसको दे रहे होते हैं, उठा के कैपोटीन ऐड की हुई होती है। तो ये भी एक गलत बात है कि ब्रेस्ट फीड उसने कराना होता है, तो हम तो यहाँ पे नहीं देते होता। हम तो उसे एमलॉडिपिन वगैरह इस तरह की चीजें देते हैं फिर। अच्छा, बाकी इसमें आपके पास जो ड्रग्स जो है सल्फोनाइल यूरिया, एस्पिरिन, ये चीजें आ गई, इन्हें भी अवॉइड करना है। अब आगे एक्लैम्सिया का बताया हुआ है कि एक्लैम्सिया में आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है। आप 4 चीजों पे नजर रखते हो, ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस में होता है। यूरिन आउटपुट, रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अच्छा, प्री एक्लैम्सिया अगर स्पेयर होना तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना होता है। या वार्ड प्रैक्टिस में तो आप देख रहे होते होंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फ्लूइड चल रहा होता है। अच्छा, आपको पता है प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। आप लोगों ने मेरा ख्याल है किया होगा इधर कोई एमसीक्यू कार्डियो में, किया है एक्लैम्सिया का एमसीक्यू, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है लेटेस्ट क्राइटेरिया में। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है आपके पास, चाहे आपके पास बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं भी मिल रहा। अच्छा, इसको ना डॉक्टर आयशा प्लीज आप एक्लैम्सिया की न्यू डेफिनेशन, प्री एक्लैम्सिया ना टॉपिक निकाल के भेज दीजिएगा। ये चेंज हो गई इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी जो है ना आपके पास, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग्स आप दे सकते हो। 3 किस्म की हैं आपके पास। आप निकोटीन गम्स या पैचेस दे सकते हो, वर्निक्लीन दे सकते हो, बुप्रोपियन दे सकते हो। निकोटीन पैचेस आप जो है ना प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हो। और जो वर्निक्लीन है आप किस लेडी में नहीं, किन लोगों में नहीं दे सकते, ये आपको पता होना चाहिए। साइकेट्रिक इलनेस है, पेशेंट को डिप्रेशन तब नहीं दे सकते। और अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है तो बुप्रोपियन नहीं दे सकते। एक एमसीक्यू आएगा आपके पास, एसएसआरआईज का पेशेंट है, एसएसआरआईज ले रहा है पेशेंट, और उसके बाद उसको जो है ना जो है वो डेवलप हो गई है, आपको जनाबे वाला उसको इम्पोटेंसी हुई है, तो इस केस में आपने बुप्रोपियन ऐड करके देनी है। ये मिसलेनियस एमसीक्यू में एक आएगा, एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है जिसपे बहस होती थी, लेकिन वो लोग इसलिए उस एमसीक्यू को समझते थे कि ये एसएसआरआईज इंड्यूस नहीं है। सिल्डेनाफिल भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर एसएसआरआईज इंड्यूस इम्पोटेंसी हो, सिल्डेनाफिल और ब्यूप्रोपियन, और तीसरा भी एक ऑप्शन था, वो सीएमडीटी ने लिखा हुआ है। ये मैं आपको देख के भेज दूंगी जब वो मिसलेनियस में एमसीक्यू कराऊंगी।
नेक्स्ट हमारे पास एस्प्रिन का है। एस्प्रिन आपके पास ना डिफरेंट गाइडलाइंस है। हमने कार्डियो में पढ़ा था कि कब हमने प्राइमरी प्रिवेंशन और कब हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन में देनी है। कौन बताएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन का हमने क्या पढ़ा था? एस्प्रिन का दो गाइडलाइंस थी। हमने कार्डियो में एमसीक्यू पढ़ा है किसका? डिफरेंट गाइडलाइंस ना डिफरेंट कहती हैं। दो गाइडलाइंस इनमें हमारे पास मेरा ख्याल है अमेरिकन कहती है कि दे देना चाहिए, यूरोपियन कहती है कि प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में भी डायबिटिक पेशेंट में दे देना चाहिए। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन से वाला है। कि तो इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को अगर 50 ईयर्स से ऊपर और मोर देन 10 ईयर्स हो तो एस्पिरिन ऐड की भी होती है। सैलिसाइलिड्स ओवरडोज हमने अच्छे तरीके से पढ़ी थी कि मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल भी आप इसमें भी देखो, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अप टू 12 आवर्स आप दे सकते हो। वैसे हमारा निमोनिक क्या था? D2QPTC। कौन बताएगा क्या क्या चीजें थी उसमें? हाँ जी, कौन बताएगा? कार्बामेज़ेपिन और डाइजॉक्सिन और डेप्सोन, थियोफाइलिन। कुनीन, कुनीन, थियोफाइलिन। गुड, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें हमने डायलिसिस की इंडिकेशन भी पढ़ ली थी। पैरासीटामोल ओवरडोज भी हमने डिटेल में पढ़ा था सारा इसका कि स्टैगर्ड डोज है तो तब आपने देना है एनिसिटाइलसिस्टिन। और मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको फार्मा कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी हिंग्स क्राइटेरिया का। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आर्टीरियल पीएच 7.3 से कम 24 आवर्स आफ्टर इंजेशन देखो, और या आर्टीरियल लैक्टेट मोर देन 3 आफ्टर फ्लूइड रिससिटेशन। तो ये एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन ऐड होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड का डिफरेंस दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आपने वही देखना है कि अगर 24 आवर्स बाद 7.3 से कम है तो फिर ये ऑप्शन चूज करोगे। अगर वो विद इन 24 आवर्स 7.3 से कम है तो ये इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, 3 से ऊपर हो जाना लैक्टेट का आफ्टर फ्लूइड रिससिटेशन, ये इंडिकेशन है। ये तो आपके पास पैरासीटामोल का है। अब नॉन पैरासीटामोल का ये देखो, किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लोग इसको मिक्स कर देते हैं पैरासीटामोल पॉइजनिंग के साथ। इसमें देखो खाली एक आईएनआर का पॉइंट 6.5 है, उसमें 6.5 बाकी तीनों पॉइंट्स के साथ होना चाहिए था। ठीक है, इसमें खाली आईएनआर का 6.5 या आपके पास 3 आउट ऑफ 5 जो नीचे दिए हुए हैं। पेशेंट की एज का कम हो जाना, बिलिरुबिन का बढ़ जाना, एज का या तो 11 से कम या 40 से ऊपर, bilirubin more than 300 millimole per liter, time of onset to development of jaundice to coma 7 days से ज्यादा, INR 3.5 से कम होना, ये आपके पास 3 out of 5 क्राइटेरिया में है। ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है डिस्पाइट ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द एक्यूट लिवर डैमेज। ये हमारे पास नॉन पैरासीटामोल का है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। रेस सिंड्रोम आपके पास एस्पिरिन इंड्यूस्ड होता है, इसलिए आपने बच्चों में 16 साल से कम में देनी भी नहीं होती है एस्पिरिन ना। साइनाइड पॉइजनिंग मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, ट्रीटमेंट में पढ़ाया था। साइनाइड पॉइजनिंग का मैंने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ भी एमसीक्यू कराया था आपको। और गेनोफॉस्फेट की हमने डिटेल में पढ़ा था कि इसमें आपके पास सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, स्लज का निमोनिक होता है ना, कि आपके पास सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये सारे इसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और मायोसिस, मसल फैसिकुलेशंस भी हो सकती हैं। ये मस्करेनिक इफेक्ट है इसके सारे। और निकोटीनिक इफेक्ट में मसल फैसिकुलेशंस वगैरह, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमने पढ़ लिया था। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की क्या इंडिकेशंस थी, ये वैसे लिखी हुई भी आ रही है, इसको मैं हटा रही हूँ पेज को। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कौन प्रेगनेंसी, बताएगा? और नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। अब वो तो एक कार्बन अलग से एक चीज थी कि उसमें कंट्रोवर्शियल रोल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में 25% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन। और गुड, और इन्वॉल्वमेंट प्रेगनेंसी हो गई, साइड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए। अब देखो इसमें लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल साइंस अदर देन हेडेक। ठीक है, अब जो हमारे पास मैंने आपको बताया था टीटीपी में जो है ना, हेडेक भी न्यूरोलॉजिकल साइन काउंट होता है। यहाँ पे अगर हेडेक है तो हेडेक तो वैसी मैनिफेस्टेशन होती है इसकी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से रखना है। लेड पॉइजनिंग भी हमने डिटेल में पढ़ ली थी। देखो लेट, ये आ गया आपके पास यूसीपी और गैप वाला पाथवे। ठीक है, तो ये मैंने आपको निमोनिक बताया हुआ है। गैप, जी से ग्लाइसिन, ए से अमाइनो लेवल एसिड, किसी फिर आगे आओ ALA डिहाइड्रोटेज एक्ट कर रहा है। तो जब आपको ये टेबल याद हो जाएगा कि लेड पॉइजनिंग इस स्टेप पे करती है, तो आपको पता चल जाएगा प्रीवियसली क्या चीज एक्यूमुलेटेड होगी।
एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियस में देखो पोर्फोबिलिनोजन डी एमाइनेज, ए से एमाइनेज को हाईलाइट कर दो और ए से एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियस, तो इसमें पोर्फोबिलिनोजन बढ़ जाएंगे और हाइड्रोक्सी मेथाइलबिलिन कम हो जाएगा। हाइड्रोक्सी मेथाइलबिलिन कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको मिस किया हुआ है। यूसीपी याद कर लो आगे, यूसी यूरो पोर्फोबिलिनोजन। तो ये हमारे पास क्या है, डी कार्बोक्सिलेज, सी से कार्बोक्सिलेज और पोर्फायरिक क्यूटेनिया टार्डा। देखो इस स्टेप पे पीसीटी एक्ट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास पीसीटी में क्या होगा, कोप्रो पोर्फोरिनोजन हो जाएंगे आपके पास कम, और आपके पास यूरो बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोबारा आके स्टेप हो रहा है वो प्रोटोपोर्फिरिन है, उधर से हीम सिंथेसिस हो रही है। अब ब्लड दो स्टेप पे करता है, एएलए डिहाइड्रोटेज पे भी और फीनोकेटालेज पे भी। अब एक और चीज इस एमसीक्यू में आती है कि हेरिडिटरी पोर्फायरियस और वेरीगेट पोर्फायरियस, इसका भी डिफरेंस आता है। वो मैं आपको ना उधर से शेयर करूंगी, संजय शर्मा में इसका एमसीक्यू है। और एक टेबल होता है कि पोर्फायरियस की डिफरेंट टाइप्स ना। डॉक्टर काशिफ, मैंने आपके प्रीवियस बैच पे शेयर किया था, अगर आप हैं इस टाइम क्लास में तो प्लीज शेयर कर दें, नहीं तो मैं क्लास के बाद शेयर करती हूँ कि पोर्फायरियस में क्या क्या सिम्टम्स, कौन कौन से पोर्फायरिया में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें हेरिडिटरी और वेरीगेट के बारे में नहीं बताया वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्सेनिक, मर्करी पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग हमने डिटेल में की थी, और मेटल पॉइजनिंग में हमने क्या कहा था कि किस तरीके से आपने करना है, गैस्ट्रिक लेवॉश तो करना था, तो फिर क्या कराना था, कौन बताएगा? होल बॉबल इरिगेशन करानी थी, गुड। बाकी ये बताई हुई है कि ड्रग्स जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर के थ्रू जो एक्ट करती हैं, इसीलिए आप ट्रिप्टन्स नहीं दे रहे होते ना, क्योंकि ये भी सेरोटोनिन को बढ़ा रही होती है, इसलिए ट्रिप्टन्स को अवॉइड करना होता है एसएसआरआईज के साथ ना। ठीक है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही होती है। सिप्रोहेप्टाडीन आपके पास क्या है कि आपके पास डायरिया सिम्टम्स को कार्सिनोइड सिंड्रोम में कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ये एंटागोनिस्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर। अच्छा, बाकी डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट, जब आपको पता होना चाहिए कि एक्रोमेगैली वगैरह में इनका क्या रोल है, कब आपने देने होते हैं इनको। पिट्यूटरी एडिनोमा में, प्रोलैक्टिनोमा में तो आपके पास डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट फर्स्ट टाइम होते हैं, एक्रोमेगैली वगैरह में आपके पास सर्जरी फर्स्ट टाइम होती है। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया था उस दिन एंडो वार्ड में ना, ये भी एक एमसीक्यू मैंने किया था पिछले दिनों। तो उसमें पेशेंट प्रेग्नेंट थी और उसको सारा ये फीचर्स आना शुरू हुए थे, प्रोलैक्टिनोमा, हालांकि उसका बिफोर प्रेगनेंसी कंट्रोल था, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में सिम्टम्स वर्स हो गए सडन। तो उसमें कार्बेंगोलिन प्रेफरेबल होती है प्रोमोक्रिप्टिन की निस्बत ना, सेफ होती है। मैम एक ये एक और एमसीक्यू आया था कि अगर प्रोलेक्टिनोमा की साइंस दिए हुए थे लेकिन प्रेशर इफेक्ट्स भी थे, फिर क्या करना? प्रेशर इफेक्ट्स नहीं है तो फिर सर्जरी नहीं करानी ना प्रोलैक्टिनोमा में। अगर आपके पास प्रेशर इफेक्ट्स नहीं है तो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट मेडिकल है। नहीं, प्रेशर इफेक्ट्स थे लेकिन प्रोलेक्टिनोमा था, एक्रोमेगैली के साइंस नहीं थे। हाँ, अगर प्रेशर इफेक्ट आ जाए ना तो फिर आपको सर्जरी की से रिमूव करना पड़ता है उसको। यही तो इसका एक है कि सर्जरी की इंडिकेशन कब होती है, जब आपके पास प्रेशर इफेक्ट आ जाए। प्रेगनेंसी में आप सर्जरी अवॉइड कर रहे होते हैं, इस वजह से आप हमने उसे ड्रग से कंट्रोल किया था। अच्छा, अब आपके पास आगे मैं एंडो में पढ़ाऊंगी आपको फंक्शनिंग नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, उससे आपको डिटेल मजीद क्लियर हो जाएगा वो। बाकी इंटरफेरोन्स आपको पता होना चाहिए, अल्फा इंटरफेरोन्स बीसी वगैरह में आप दे रहे होते हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स और डिप्रेशन कराता है। ठीक है, और हमारे पास इंटरफेरोन बीटा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज होता है, गामा जो होता है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑस्टियोपेट्रोसिस में। आइसोट्रेटिनोइन आपको पता है एक्ने वगैरह में यूज हो रहे होते हैं। पीपीआईज जो है ना आपके पास, ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम चैनल के थ्रू। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास एसिड प्रोडक्शन तो आफ्टर फॉलिंग द नॉर्मल रिन्यूअल ऑफ द गैस्ट्रिक सेल्स तभी वो रिज्यूम होगी। एरिथीमा मल्टीफॉर्म में बुलबुले टाइप लेजेंस में तो याद रखती हूँ कि टारगेट लेजेंस बनती हैं। ठीक है, herpes simplex हमने पढ़ा था एरिथीमा मल्टीफॉर्म की कॉमनेस्ट कॉज। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास क्या है, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपके पास, जिसमें एरिथीमा मल्टीफॉर्म और स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम भी आ जाता है। पॉजिटिव निकोल्स की साइन आता है इसमें टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में, कि एपिडर्मिस जो है ना थोड़े से प्रेशर के साथ भी सेपरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कार्बामेजेपिन इसमें कल्प्रिट कॉमनली होती है, ज्यादातर फेनिटोइन और एलोपेरिनॉल भी हो सकती है। बाकी आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रोल बताया हुआ है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके पास इम्यूनो डेफिशिएंसी में, आईटीपी में, माइस्थीनिया में, जीबीएस में। जीबीएस में इसकी डोज इंपॉर्टेंट है जो कि आती होती है।
IV इम्यूनोग्लोबुलिन कोई बताएगा कौन सी डोज में आप देते हो GBS में? तुम 400 mg पर kg के यहाँ से। हाँ जी, फॉर 5 डेज। ठीक है, ये MCQ आता होता है आपके पास। हाफ लाइफ इसकी 3 वीक्स होती है। यहाँ हमारे पास ये फार्मा खत्म हुई है। ठीक है, कल इंशाल्लाह एसिड बेस बैलेंस करेंगे। एसिड बेस बैलेंस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। जो पिछला बैच था उनको भी एसिड बेस बैलेंस करने के बाद मजे की लगने लग गई थी। तो इंशाल्लाह कल करते हैं, हम 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हमारा जैसे प्लान है तो उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, मदीहा पूछ रही है, बेटिस बता दें। बेसिकली मदीहा यही चीज है, अगर आप अलमगरिबी से कर लेते हो ना तो या इधर से थोड़ी फार्मा जो निमोनिक्स के साथ कर ली है तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना करो। अगर वैसे आपके पास तो पेपर में काफी अभी देर है, तो टाइम मिलता है तो कर लेना आप। ठीक है, साइकेट्री की निस्बत फार्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी आ जाती है ना इसके साथ, पॉइजनिंग तो आपके पास आती आती होती है। साइकेट्री आपके पास जितनी मैंने पढ़ाई है ना वो मोर देन एनफ है, वो बल्कि पास टेस्ट से ज्यादा ही कवर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास MCQs विजडम में ज्यादा आए हैं। तो जो पुराने बैच के कैंडिडेट्स थे उन्होंने साइकेट्री नहीं पढ़ी थी, वो मेरे साथ ही पढ़ी थी जितनी पढ़ी थी। अगर आपको लगता है कि आपको मजीद जरूरत है तो फिर आप कर सकते हो खुद से। तो ये अगर सारा कोर्स कंप्लीट करके हम एंड पे एक दफा ये फार्मा दोबारा से इसको देख लें, मेरे ख्याल है बिल्कुल हमें कर ड्रग्स सकते हो। ऐसी रिवाइज हुई होंगी, उसको एक दफा गो थ्रू कर लें। हाँ बिल्कुल, ऐसे कर लेना, आपके पास तो टाइम अच्छा खासा है अभी, आप कर सकते हो। नवंबर में हमारा कोर्स वैसे ही खत्म हो जाएगा। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ्स होंगे, आप रिवाइज कर सकते हो। एक हफ्ते में कर भी सकते हो, फार्मा भी कर सकते हो बेसिकली। लेकिन मोटा मोटा तो मैंने आपको तकरीबन सारा बता दिया। अब आपने MCQs की प्रैक्टिस, बेसिकली MCQ से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता चलता है कि MCQ किस पैटर्न में आ सकता है, वरना टॉपिक तो आप पढ़ ही लेते हो। ठीक है, तो जितने MCQs करते हो उतना आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होता चला जाता है। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। और मैम ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एक था इसमें कि बाकी सारे सिम्टम्स थे ये जो उन्होंने दिए हुए और साथ उसको सीजर्स हो रहे थे, तो उसमें एट्रोपिन ही देनी है या एंटी एपिलेप्टिक भी देंगे? ऑर्गेनोफॉस्फेट की आपके पास MCQ आया सीजर्स के साथ? जी। एट्रोपिन ही देंगे वैसे तो, इसमें तो एंटी एपिलेप्टिक का रोल नहीं है। फर्स्ट सीजर्स में तो वैसे भी नहीं देना होता। एट्रोपिन और पैलिडॉक्सम ही देंगे। इनिशियल पूछा हुआ था या बेस्ट पूछा हुआ था? बस व्हाट विल यू डू, कुछ इस तरह का था, वेग सा स्टेटमेंट था। एट्रोपिन था, एट्रोपिन पैलिडॉक्सीम था, और एट्रोपिन पैलिडॉक्सीम और एंटी एपिलेप्टिक थी शायद साथ। नहीं नहीं, तो एट्रोपिन पैलिडॉक्सिन पहले तो उसको रिवर्स करना होगा ना, वरना एजिंग हो जाए ना तो फिर तो आप खत्म भी नहीं हो सकता ना उसका इफेक्ट, फिर वो इंटरमीडिएट सिंड्रोम और वो डिलेड न्यूरोपैथी में चला जाएगा पेशेंट। लेकिन अगर इस तरह का MCQ एंटी एपिलेप्टिक तो नहीं इसमें पहले दोगे, पहले तो आप एट्रोपिन नहीं दोगे। लेकिन ये अच्छा, अप टू तीनों डेट में लिखा हुआ है कि बस आप एट्रोपिन ही दें, एट्रोपिन ही देते रहे आप जब तक ये सिम्टम्स रिवर्स नहीं होते। उसमें तो पैलिडॉक्सीन को भी उसने जो है ना वो खातर में नहीं लाया। पैलिडॉक्सिन असल में आपके पास जब तक आपके पास विदिन 24 आवर्स पेशेंट प्रेजेंट कर जाते हैं ना तो वो एजिंग को रोक देता है। लेकिन एक बार रिसेप्टर्स बाइंड कर गया ना तो फिर वो नहीं खत्म कर सकता, तो इसी वजह से ना अप टू डेट इसको रिकमेंड नहीं करती इतना। तो लेकिन फिर हम इसको क्या हम ऑप्शन चूज करते हैं उसमें? अगर एंटी एपिलेप्टिक ऑप्शन भी साथ एडिशनल ऐड है तो फिर मैं आपको ना ये सुबह देख के बताऊंगी। ठीक है, ये आप ग्रुप में लिख भी दीजिएगा, तो मैं सुबह आपको इंशाल्लाह देख के ना सारा इसको डिटेल में पढ़ के बता दूंगी, या थोड़ी देर तक अभी बता सही है। दूंगी। ठीक है, चलें ठीक है, इसके साथ भी सेशन एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।